किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। जैसा कि आप जानते हैं, हर दिन हम नए नए विषयों को लेकर आते हैं आपके लिए। आपके खेत खलिहान में, आपकी कृषि में, आपके जो किसानी आप कर रहे हैं उसमें कैसे आपको उन्नति हासिल करना है, आपके उत्पादन को बढ़ाना है, ये तमाम जो चीज़ें हैं इसके लिए हम मददगार जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ एक विशेषज्ञ होते हैं जिनसे हम पूछताछ करते हैं। वैसे आपके ही सवाल होते हैं जो कि आपके दिमाग में रहते हैं कि भाई हमारी खेती किसानी में ये कैसे करें, वो कैसे करें, यानी कि तमाम चीज़ें जो होती हैं आपके दिमाग में उनका हम हल लेके आते हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज मौजूद हैं चर्चा पे आशुतोष मिश्रा जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं महात्मा गांधी ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय चित्रकूट से। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे विषय पे, उसके भी बारे में हम जान लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो किसान भाइयों, खरीफ फसलें, अब जैसे कि आप जानते हैं खरीफ फसलों का समय है और खरीफ फसलों में कई फसलें ऐसी हैं जो कि हमारे किसान भाई अभी लगा रहे हैं और कहीं कहीं लग भी चुकी हैं। मुख्य बात यह है कि खरीफ फसलें लगा चुके हैं, पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे हमें अभी चर्चा करना है। और हमारे किसान भाई भी बिल्कुल सजग हैं इसके लिए कि कैसे वो अपनी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन करें। मैं तो कहूँगा कि आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं, क्योंकि आपको जिस तरीके से ये जानकारी दी जाएंगी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है और आप लिखेंगे, बाद में आपको जब देखेंगे तो इसमें आपको काम आएंगी। सर, पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला प्रश्न यही उठता है, हमारे किसान भाइयों का पहला प्रश्न ये आता है कि भाई पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, मुख्यतः कितने पोषक तत्व प्रबंधन होते हैं, ये भी वो जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ को मैं सबसे पहली चीज़ मैं आपके चैनल के द्वारा किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि फसल जो होती है उसको पूरा चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। जो हमारे 17 पोषक तत्व हैं, मुख्यतः होता क्या है कि किसान भाई हमेशा से ही 3 चीज़ों पे ज़्यादा जोर डालते हैं। जैसे हमारा नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया। लेकिन वो क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बाकी और भी मुख्य पोषक तत्व हैं जो कि फसल को अच्छी उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन वो क्या करते हैं कि उन चीज़ों को वो डालते नहीं हैं, जिस वजह से काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब हम जब 17 पोषक तत्व की बात करते हैं, जो हमारा पहला आधार है, पहला आधार में 3 चीज़ें आती हैं, एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि ये मुख्यतः हमारे वायुमंडल से मिलता है और आसानी से, क्योंकि ये आदमी के जीवन में, आदमी का जीवन और फसल का जीवन कहीं ना कहीं एक दूसरों का परस्पर मेल है, बिल्कुल। जिस वजह से सारी चीज़ें होती हैं। अब मुख्यतः जब सबसे बड़ी चीज़ें जो देखी गई है, ये सारी चीज़ें तो मिल रही हैं। उसके बाद में जो पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में दिए जाते हैं वो हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में दी जा रही हैं। बाकी जो सूक्ष्म तत्व दिए जा रहे हैं उस पर किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो 17 पोषक तत्व है उनका विशेष ध्यान रखना है। विस्तार से भी जानेंगे। मुझे पता है कि आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि भाई जो 17 पोषक तत्व है वो कैसे हमारे मिट्टी में आते हैं और उनका हमें पता कैसे लगाना है कि भाई कितने हमारे पोषक तत्व अभी जीवित हैं या कितने हमारे मिट्टी से कम हो चुके हैं। मुख्यतः आप कह रहे हैं कि 2-3 ऐसे खाद हैं जिनको हमारे किसान भाई डालते रहते हैं। बेसिकली हम देखते हैं तो डीएपी और यूरिया, इनका प्रचलन ज़्यादा है, जिनसे हमारे किसान भाई अंधाधुंध प्रयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल ये वर्ड जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है। किसान भाई उतना सजग नहीं है पोषक तत्व प्रबंधन के, और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि आज इस कार्यक्रम को सामने लाने का हमारा जो है रहा है आपके समक्ष। और आपने कहा सर जो पोषक तत्व हैं वो 17 प्रकार के हैं, तो पता कैसे करना है कि हमारे मिट्टी में कौन से कम हुए हैं, कौन से अभी एक्टिव हैं, और डालना कैसे इन सबको? देखिए, आपने जो बात अभी आपने बोली कि जिस तरह अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, यूरिया डीएपी के नाम पे किसान भाई अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आप जाके देखिए, हरियाणा और पंजाब के किसान इस दिक्कत से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं कि मिट्टी वहाँ की इतनी ज़्यादा दूषित हो गई है कि वहाँ पे जो नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई कि थक्के के हिसाब से मिट्टियों का बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ाव हो चुका है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पोषक तत्व किस हिसाब से दिया जाए आप लोगों को, ताकि आपकी फसल बहुत अच्छे से हो सके। और पोषक तत्व देने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मिट्टी की जांच का होना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। क्योंकि यदि मिट्टी की जांच होगी तभी तो आपको पता चल पाएगा कि क्या किन चीज़ों की वजह से क्या कमियां आ रही हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले क्या जाते हैं, आप तो सीधे मलेरिया की दवा तो नहीं ले रहे हैं,
उसके लिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर आपकी जांच कर रहा है, उसके बाद में दे रहा है। तो पहले आप जब मृदा की जांच करवा लेंगे तो मृदा की जांच कराने से आपको वो चीज़ें पता चल जाएगी कि आपकी फसल में, आपकी ज़मीन में, आपके वायुमंडल में किस चीज़ों की वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो उसका रोकथाम किया जाएगा। तो आपकी फसल के साथ आपकी उत्पादकता भी बहुत ही अच्छी होगी और काफ़ी अच्छी उपज होगी और काफ़ी क्वालिटी वाली उपज होगी, जिससे कि हमारे शरीर को भी कहीं ना कहीं लाभ पहुंचेगा। इसका भी मैं आपको बताना चाहता हूं किसान भाई कि अगर हम जो सही तरीके से खाद नहीं डालते या ज़्यादा खाद भी डालते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा उत्पादन है वो भी दूषित कह सकते हैं, दूषित होगा, जिससे कि हमारे शरीर को भी सीधे रूप से नुकसान पहुंचेगा। ये तो बात थी 17 पोषक तत्व प्रबंधन की, कैसे पता करें और किस तरीके से उनकी पूर्ति करना है। अब आती है बात खरीफ फसलों की। तो सर खरीफ फसलों की बात करें तो मुख्यतः खरीफ फसलों में हमारे किसान भाई कैसे इनका खाना पूर्ति करें, कैसे वो पोषक तत्वों की पूर्ति करें? मुख्यतः क्या है कि खरीफ फसलों में सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। बिल्कुल। तो अब इसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा लगाया जा रहा है। अब इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा किसानों को दे रहे हैं अपनी फसल को, जो नाइट्रोजन की मात्रा है इनको 3 भागों में देने की जरूरत है। पहली मात्रा जब आपने खेत की जुताई किया उसी वक्त आप उसको डाल दें, ताकि अच्छे से जब मृदा में मिल जाएगी तो अच्छे से उसका विकास हो पाएगा, बीज का अंकुरण हो पाएगा और काफ़ी अच्छा फसल आगे बढ़ेगी। उसके बाद में जो दूसरी मात्रा नाइट्रोजन की है वो 1 महीने के बाद में तब मिलाएं जब फसल को बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी तो आप दें। और फिर तीसरी जो अवस्था नाइट्रोजन की दी जाएगी फसलों को वो तब दी जाएगी जब पुष्पावस्था हो, जिसमें फूल लगने वाले हों, तब उसमें दी जाएगी। अब रही बात हमारी फास्फोरस और पोटास की, तो फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है वो शुरुआत में ही मिला देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जल्दी घुलनशील नहीं होते हैं। जल्दी घुलनशील नहीं होते हैं तो मृदा और फसल अपने हिसाब से उन चीज़ों को लेती रहती है और उपयोग में लाती रहती है। बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर आप आपके पोषक तत्व प्रबंधन का ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन अच्छा होगा और आपको आमदनी भी बहुत अच्छी होगी। मुख्यतः आपने कहा कि खरीफ फसलों की बात हम कर रहे हैं और धान का किस तरीके से आपने अभी जिक्र किया। अभी दलहनी फसल भी बहुत सारी ऐसी हैं जो कि हमारे किसान भाई इस समय लगाते हैं खरीफ फसलों में, तो दलहनी फसलों का पोषक प्रबंधन भी देखा जाए कैसे होता है? दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली 2 फसलें हैं जो कि हमारी उड़द है और मूंग है। उड़द और मूंग के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नाइट्रोजन की 3 मात्राएं दी गई हैं, यहाँ पे 3 मात्राओं को देना कोई भी आवश्यक नहीं है। यहाँ पे 30 किलोग्राम के हिसाब से ही नत्रजन जो है नत्रजन धारी को यदि आप दे रहे हैं तो वही पर्याप्त है। और फास्फोरस और पोटास की मात्रा पूरी की पूरी आप दे सकते हैं। मुख्यतः क्या है कि खरीफ में जो सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देने वाली है वो हमारी धान की फसल है। धान की फसल के साथ दिक्कतें क्या आ रही हैं हमारी, जैसे धान की फसलें जब भी लगाई गई हैं तो उसमें खैरा डिजीज़ देखी जा रही है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। खैरा डिजीज़ की पहचानने की है जब पत्तियां जो हैं हमारी पीली पड़ जाती हैं। तो पत्तियां जब पीली पड़ जा रही हैं तो वो कमी जिंक की कमी से होती हैं। अच्छा। तो जिंक की कमी से उस कमी को दूर करने के लिए ये किसान भाई यदि जिंक सल्फेट 20 किलोग्राम के हिसाब से प्रति हेक्टेयर यदि डालते हैं, घोल बना के डालते हैं तो बहुत ज़्यादा ही लाभदायक है। तो उससे वो समस्या को दूर किया जा सकता है। और बहुत सारी चीज़ें देखी गई है, जैसे धान की फसल किसी ऊपरी भूमि में लगा हुआ है, ऊपरी भूमि में लगा हुआ है तो उसमें भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। उसमें क्या है, पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं, पीली के साथ सफ़ेद हो जाती हैं और उसमें क्या है कैल्शियम की मात्रा की कमी हो जाती है। तो उस भी कमी के लिए फेरस सल्फेट का 20 केजी के हिसाब से यदि उसका छिड़काव घोल बना के किया जाए तो उस समस्या को दूर किया जा सकता है। और मुख्यतः किसान भाई क्या है, यूरिया का जो प्रयोग करते हैं उसकी जगह यूरिया क्या है कि उसमें लीचिंग होती है तो चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती है। उसकी जगह यदि वो एमोनियम सल्फेट और एमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करें तो वो आसानी से फसल हमारी ले सकती है और बहुत अच्छा बढ़ोतरी और उत्पादन देखने को मिल सकता है।
तो ये जो आप बता रहे हैं ये हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कोई छिड़काव के नहीं उसमें नहीं, आता है? वो छिड़काव मिला के या घोल के छिड़काव करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। लिक्विड फॉर्म में आता है ये? लिक्विड फॉर्म में अब देखिए, मुख्यतः यदि देखा जाए तो नैनो यूरिया जो इस टाइम पे यूज किया जा रहा जी। है उसका अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है और उससे बोरी का भी झंझट नहीं होगा बिल्कुल, बिल्कुल। और ले जाने में भी नहीं होगा। घोल बना के स्प्रे करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पौधों को डायरेक्ट पत्तियों पे चीज़ें मिल रही हैं, बिल्कुल। वो आसानी से। ठीक उसी तरह आप टेबलेट खा रहे हो जी। तो टेबलेट का असर शरीर में काफ़ी धीरे धीरे होता है, लेकिन यदि आप इंजेक्शन लगवाए तो उसका असर बहुत तेज़ी से होता है। बिल्कुल। तो जो पत्तियों को मिला तो वो डायरेक्टली उन चीज़ों को पा रही हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। निश्चित रूप से। और नैनो यूरिया जिस तरीके से अभी प्रचलन में है, कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को जो भार है, अतिरिक्त भार है जो बोरी का, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और लागत पे भी कहीं ना कहीं आपके असर पड़ेगा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ये बात थी पोषक तत्व प्रबंधन की, मुख्यतः दलहनी फसलों की। दलहनी फसलों में सर अभी थोड़े दिन पहले मैं खेत पे एक किसान भाई से मुलाकात की हम लोगों ने, वहाँ पर एक सवाल था कि दलहनी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन की बात हम लोग कर रहे थे, तो नाइट्रोजन की मात्रा क्यों कम रखते हैं? मतलब उनका सवाल था कि भाई दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा क्यों कम करते हैं, ऐसा क्यों? सर दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की जो मात्रा कम रखी जाती है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि 78.08% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो दलहनी फसल में जो गांठें होती हैं वो नाइट्रोजन वहाँ से ही डायरेक्ट ग्रहण कर लेती हैं। बस इसी वजह से ही नाइट्रोजन की मात्रा जो है कम रहती है। बिल्कुल, तो ये कारण रहता है नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम करने का दलहनी फसलों में। दलहनी फसलों की बात कर रहे थे। बहुत सारे किसान भाइयों से मुलाकात होती है, बहुत सारे किसान भाई अलग अलग तरीके से खेती किसानी करते हैं। जिस तरीके से हमारे जो केमिकल यूज़ करते हैं, जिस तरीके से हमारे जो और भी इस्तेमाल करते हैं किसान भाई उर्वरक, जैव उर्वरक उनमें से एक है। कहीं ना कहीं अलग तरीके से खेती भी हमारे किसान भाई कर रहे हैं। तो जैव उर्वरकों का इस्तेमाल कैसे करें, क्या उनसे हमारे पोषक तत्व प्रबंधन हम कर सकते हैं, ये भी सवाल हमारे किसान भाइयों का रहता है। जैव उर्वरक का सबसे बड़ा यदि रोल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फसलों में पड़ता है। ठीक हुआ, जैव उर्वरक कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक दवाइयों की तरह काम करता है। जैसे हमारा राइजोबियम कल्चर है, PSB कल्चर है, नील हरित शैवाल है, ये सारी चीज़ें। नील हरित शैवाल की बात करें तो जो धान की फसलों में उसको दिया जाता है, उससे वो नाइट्रोजन की क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, वो बहुत उपयोगी होता है। अब जैसे आपने जब बात की है तो राइजोबियम कल्चर की बात करते हैं, तो राइजोबियम कल्चर की जब भी हम बात करते हैं तो राइजोबियम कल्चर से क्या है कि 20% उपज तक बढ़ाई जा सकती है। राइजोबियम कल्चर, यदि हम राइजोबियम लेते हैं, कल्चर करते हैं, उसको गोबर की खाद में मिला के यदि प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन पाया जा सकता है और फसल काफ़ी अच्छा करेगी, जिससे क्या है कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़ेगा। बिल्कुल, तो ये प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई प्रोडक्शन बढ़ाते हैं लेकिन अगर क्वालिटी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ दाम में, जब हम बेचने जाते हैं मंडी में, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं दाम में हमें कमी देखने को मिलती है। तो ये भी एक कारण होता है हमारी आमदनी को बढ़ाने का। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात हम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको इनका जो फ़ायदा है वो होने वाला है।
राइजोबियम कल्चर की बात कर रहे हैं, हम जैव उर्वरकों की बात कर रहे हैं, तो इस पे हम थोड़ा सा एक प्रश्न और पूछ लेते हैं कि सर ये अवस्था कब होती है देने की? जैसे आपने कहा गोबर की खाद मिला के अगर हम देते हैं तो हमारी उत्पादन 20% तक बढ़ जाती है, तो कब दें हम ये? तो सर गोबर की खाद मिलाने के पहले जब भी किसी भी खेत में कोई भी फसल को लगाना हो तो उसके ठीक 1 महीने पहले गोबर की खाद को अच्छे से जुताई के टाइम पे जो आखिरी जुताई की जाती है उसी समय जो है गोबर की फसल को मिला दिया जाता है, तो उससे काफ़ी अच्छा परिणाम होता है, क्योंकि बीच में आप मिला नहीं सकते। तो वो सारी चीज़ें 1 महीने पहले की हैं जो कि उसको अच्छे से मिला के कर दिया जाए तो उसका अच्छा परिणाम मिलता है। और गोबर की खाद में वो सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो फसल को बहुत ही हेल्प करते हैं आगे की चीज़ों को करने के लिए, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और अच्छी संरचना को बनाने के लिए। तो ये तमाम जो बातें हैं ये आपको मतलब ध्यान रखना है। मुख्य रूप से हमारी जब फसल हम लगाते हैं तो निश्चित रूप से जो जानकारियां हैं वो पहले से और आपको रखना चाहिए, क्योंकि किसान भाई आप जो भी फसल लगाते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने प्रारंभ में बात की मिट्टी परीक्षण किस तरीके से करना है, मिट्टी परीक्षण से आपको तमाम जो आपके जो सूक्ष्म जीव हैं वो आपको पता चल जाएंगे, आपको आपके मिट्टी में कितने आपके सूक्ष्म तत्व हैं वो आपको पता चल जाएंगे। तो ये तमाम जानकारियाँ हैं आपको शुरुआत से ही पता चलती हैं। अब एक पीएसबी कल्चर जो होता है, पीएसबी कल्चर हमारे जैव उर्वरक का होता है, तो कितना महत्वपूर्ण होता है वो उपयोग करना हमारे किसान भाइयों के लिए, वो भी वो जानना चाहते हैं। पीएसबी कल्चर में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है जो हमारे किसान भाई हैं वो फास्फोरस की मात्रा जो कि और पोटास की मात्रा जो फसल में यूज़ करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, तो यदि 100 ग्राम के या 100 केजी के आसपास वो फास्फोरस और पोटास की मात्रा को देते हैं तो वो आसानी से उसका 30 से 40% ही पौधे जो है ग्रहण कर पाते हैं। तो उसमें पीएसबी की मात्रा प्रयोग करने से, पीएसबी को प्रयोग करने से वो जल्दी घुलनशील होता है और बहुत अच्छे से उस मात्रा को फसल ले पाता है और काफ़ी अच्छा सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है जो कि फसल के उत्पादन के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है। और उससे सबसे बड़ी चीज़ ये देखने की मिलती है कि फसल की जो गतिविधि है, उसकी पत्तियों में जो हरा रंग है और जो फली है वो काफ़ी अच्छी विकसित होती है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों पे हम बात कर रहे हैं किसान भाई, और आप विशेष रूप से ध्यान दें इन बातों पे ताकि आपकी फसल जो है वो अच्छी हो, उत्पादन आपका अच्छा हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, हमारे किसान भाई ये गलती करते हैं, गलती इसलिए कहूँगा क्योंकि वो चीज़ें दोहराते रहते हैं। जब हमारे पोषक तत्व प्रबंधन को हम करते हैं हमारे खेत में, या हम खाद जो है डालते हैं, पोषक तत्व हमारे फसलों को देते हैं, हमारे कई किसान भाई ऐसे हैं जिसमें वो कचड़े की दवाई उसमें सम्मिलित कर देते हैं या ऐसा कोई और रासायनिक साथ में मिला देते हैं जिससे कि वो सोचते हैं कि एक बार में वो छिड़काव विधि से या फिर स्प्रे विधि से सारा काम कर लें। तो क्या ये सही तरीका होता है पोषक तत्व प्रबंधन देने का? ये पोषक तत्व प्रबंधन का बिल्कुल गलत तरीका है जी, क्योंकि देखिए अब उस चीज़ के साथ छेड़खानी करना वो फसल के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है, फिर कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ पोषक तत्व देने का यही है कि मिट्टी की जांच का होना बहुत आवश्यक है, मिट्टी की जांच का होना आवश्यक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है ये है कि अच्छा उत्पादन पाना चाहते हैं तो सबसे बड़े समय का बहुत बड़ा है। सही समय पे सही बुआई होनी चाहिए। सही बुआई होने के साथ जो एक पोषक तत्व की मात्रा तय की गई है उस हिसाब से यदि दें तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब मुख्यतः क्या है कि वो जल्दी प्रोडक्टिविटी पाने के लिए, ज़्यादा उत्पादन पाने के लिए इतना ज़्यादा कीटनाशक दे देते हैं, इतना ज़्यादा यूरिया दे देते हैं, ये सब बहुत ही गलत है। इसका दुष्परिणाम आने पे फसल पे तो पड़ ही रहा है, क्योंकि फसल पे पड़ रहा है तो जल्दी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो भूमि पे पड़ रहा है और फिर धीरे धीरे आने वाली फसल से भूमि की उर्वरक शक्ति खत्म होती जा रही है। बिल्कुल, तो ये मतलब ये जो चीज़ें हैं वाकई में हमें इसलिए ध्यान देना है कि हमारी नुकसान जो है वो सब पे हो रहा है और आखिरकार जो परिणाम भुगतना पड़ रहा है वो शरीर हमारे अंदर ही आना ही, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें सावधान रहना है। हमारे और सभी जो हमारे खाद्यान्न को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके शरीर में भी धीरे धीरे ये पहुँचता जा रहा है। एक और विशेष बात यह है, जैसे कि रासायनिक की बात हम कर रहे हैं, अब हम जैव की भी बात हम लोगों ने की है, तो जैव हरी खाद की हम बात करें, हरी खाद कितनी महत्वपूर्ण है इस समय?
पोषक तत्व प्रबंधन देने के लिए? पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हरी खाद का हमेशा से ही उपयोग रहा है और हमेशा से ही हरी खाद ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उसका कारण ये है कि जो हमारा सनई है, ढैंचा है, वो फसलों को कवर करने में करता है। वो हमारी जो मिट्टी का क्षरण होता जा रहा है उस चीज़ को रोकने में बढ़ोतरी करता है। बिल्कुल। मिट्टी के क्षरण को रोकता है और पानी की जो कैपेसिटी होती है उसको अच्छे से होल्ड करता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो देखी जा रही है वो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हरी खाद का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हरी खाद का उपयोग यदि पहले से खेतों में किया जाए तो उससे काफ़ी अच्छा उपज मिलता है और काफ़ी ज़्यादा मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। उर्वरक शक्ति बढ़ती है तो मिट्टी बहुत सारी चीज़ें फसल को अपने उस पे देती है, तो उससे काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ती है। निश्चित रूप से जानकारियां जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा काम की होंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले हमारे जो खाद्यान्न है वो अच्छे से होते थे और शुद्ध होते थे। आजकल जिस तरीके से अंधाधुन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारे और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होते जा रहे हैं। किसान भाइयों, जो जानकारियां हैं वो आपको समझ में आई होंगी, हम उम्मीद करते हैं। और फिलहाल अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा कमी के कारण हम जानकारियों को इतने ही आपको बता सकते हैं और भी आगे जानकारी ऐसे ही कार्यक्रम में आपको बताते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे किसान में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। फिलहाल हम चलते हैं, देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। भारत न्यूजीलैंड का कृषि मंथन, किसानों को पानी और बिजली की कमी न रहे, 11 सितंबर तक बढ़ी मतदाता सूची संशोधन तिथि, असिंचित गेहूं की खेती और कृषि यंत्र रीपर कम बॉन्डर। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निर्यात विकास, कृषि, जैव सुरक्षा, भूमि सूचना व ग्रामीण समुदाय मंत्री श्री डेमियन ओशकॉनर के बीच विगत दिनों दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग एवं साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। न्यूजीलैंड के मंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री तोमर ने भारत व न्यूजीलैंड के बीच संबंधों के महत्व और इसकी निरंतर प्रगति के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने 14 वर्षों के अंतराल के बाद संयुक्त व्यापार समिति को पुनः आरंभ किए जाने के संबंध में प्रकाश डाला और इसकी संरचना के तहत कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय अनार के दानों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने और भारत में MSAMB VHT सुविधा से आम के आयात पर रोक हटाने के लिए न्यूजीलैंड के मंत्री को धन्यवाद दिया। श्री तोमर ने न्यूजीलैंड के मंत्री को वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाने की भारत की पहल के बारे में जानकारी देते हुए श्री अन्न के स्वास्थ्य और अन्य लाभों को बढ़ावा देने में उनका सहयोग मांगा, जिस पर श्री डेमियन ने सकारात्मक सहयोग की बात कही। दोनों मंत्रियों ने बागवानी के समग्र विकास के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग ज्ञापन में परिकल्पित साझेदारी की संभावनाओं पर जोर दिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में हो रही सामान्य से कम वर्षा को देखते हुए आगामी माहों में सिंचाई के लिए पानी और बिजली की उपलब्धता की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए, कहीं भी स्टाफ के अभाव में बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो। इसके साथ ही कंट्रोल रूम व्यवस्था को भी हर समय सक्रिय रखा जाए। बैठक में आगामी महीनों में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की मांग और आपूर्ति प्रबंधन की विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में रबी सीजन में खेती के लिए पानी और बिजली की कमी न रहे। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। रबी की मुख्य फसल गेहूं की खेती सही समय पर असिंचित क्षेत्रों में भी लगाकर सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके लिए उपयुक्त किस्में हैं C306, JW17, HI 1500, HI 1531, JW 3020। बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें एवं 2 कतारों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। असिंचित अवस्था के लिए प्रति हेक्टेयर 87 किलोग्राम यूरिया, 188 किलोग्राम स्फूर एवं 33 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा उपयुक्त है, जो अंतिम जुताई के समय ही खेत में छींट दें।
वर्षा होने पर 44 किलोग्राम यूरिया का उपरिवेशन करें। इनके अतिरिक्त 100 क्विंटल कंपोस्ट या गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 15-20 दिन पहले डालें। बुआई से पहले बीज को थीरम या वीटावैक्स नामक रसायन से उपचारित कर लें। कृषि यंत्र रीपर कम बॉन्डर। इस मशीन से गेहूं, धान एवं जौ आदि फसलों की कटाई करने के साथ साथ फसल के बंडल बनाए जा सकते हैं। बंडल बनाने के लिए सन की रस्सी का उपयोग किया जाता है। इस मशीन में 11 HP का इंजन लगा होता है, जिसमें डीजल की खपत 1 से 1.25 लीटर प्रति घंटे है तथा इसमें 1 घंटे में 1 एकड़ फसल की कटाई की जा सकती है। इसमें ट्रॉली को अटैच कर 6 क्विंटल तक का भार भी ढोया जा सकता है। इस मशीन को एक व्यक्ति आसानी से चला सकता है तथा एक दिन में लगभग 10 एकड़ में लगी फसल की कटाई एवं उसके बंडल बनाए जा सकते हैं, जबकि मजदूरों से यही काम कराने में लगभग 10 दिन का समय लगता है। इस प्रकार इस मशीन का उपयोग से 10 गुना समय की बचत की जा सकती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, ये था आज का कार्यक्रम जिसमें हमने खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में जाना, किस तरीके से हमारे किसान भाई जो है अभी वर्तमान में पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं जैव तरीके से, रासायनिक तरीके से। और हम अंतिम में आपसे यही कहेंगे कि जो खादों का उपयोग है वो कम ही करें, क्योंकि आपकी फसल और मिट्टी दोनों सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।